हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके साथ नए एक वीडियो के साथ आए हैं और इसमें हम स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको मिस मत करें, क्लास को पिछली वीडियो भी देखें। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ पूरी इंग्लिश पेडागोजी कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना जरूर करें आप। और खैर, ये कोई भी पेपर हो, ये बहुत एफिशिएंट रहने वाली है आपके लिए वीडियो। आप नोट्स भी बना सकते हो। आप ये एक बार देखें जरूर, फिर मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। मुझे ऐसा 100% श्योरिटी है कि इसमें आपको लगेगा भी हाँ, ये बाकी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कोई कैसे करा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छा नहीं करा रहा, लेकिन अपने अपने अलग अलग तरीके से कोई चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ कंप्लीट चीजें लेके आया हूँ इस मेथड से रिलेटेड। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है लेकिन पूरी कंप्लीट, ताकि हमेशा के लिए आपको किसी भी टेट का एग्जाम दो आपके लिए फायदेमंद रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए इसकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस अप्रोच को, तो इस अप्रोच का कोई और नाम है, बिल्कुल है ओरल यहां पर अप्रोच भी कहा जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट दिस अप्रोच दैट की आपको क्या करना है, पहले ओरल, इस ओरल का मतलब AURL का मतलब होता है सुनना और इस ओरल का मतलब होता है बोलना। तो कहने का मतलब है टीचर, पहले टीचर बोलेगा, स्पीच देगा, बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे, फिर उसी चीज को टीचर सुनेगा, तो ओरल हो गया ये, ठीक है ना। यानी इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पीच जो है वो पहले आएगी, ध्यान रखें इस बात का। आफ्टर दैट हम अगर मीनिंग की बात करें तो पैटर्न, यानी देखो मैंने क्या लिखा, ऐसे लिखा राम इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखा मैंने, राम इज प्लेइंग फुटबॉल लिख दिया, मान लीजिए एक बार के लिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, तो क्या हो गया, ये पैटर्न हो गया कि नहीं हो गया। और क्योंकि पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आई, और इसी को हम कह सकते हैं अरेंजिंग वर्ड। तो पहले सब्जेक्ट अरेंज किया वर्ड जो था, फिर इज प्लेइंग और फिर फुटबॉल, तो इसी को ही कहते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर पर सारी चीजें इस पर डिपेंड होगी। थोड़ा सा माइंड में ये रखें कि स्ट्रक्चर शब्द से ही पता चल जाएगा आपको। इसमें अब आगे की बातें क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसको टीचर पहले बताएगा बच्चों को, फिर बच्चे क्या हैं उनको उन स्ट्रक्चर पर काम करके बोलना शुरू करेंगे। फिर टीचर काम क्या करेगा, उनको सिचुएशन प्रोवाइड करेगा कि होली दिवाली जैसे भी हम पैराग्राफ के माध्यम से हम पहले लिखवाते हैं ना, तो वो एक सिचुएशन ही दी जाती है। बच्चों इस बारे में सोचो, मान लो आप ऑफिस में हो, बैंक में हो, तो लोगों के साथ कैसे बातें करोगे, तो इस तरह के सेंटेंस बना के सिचुएशन क्रिएट करवाना, ठीक है। आपको उनके आधार पर आपको क्या है, वाक्य बनाने हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसके बेसिक्स की, अप्रोच की, तो बेसिक्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, अब बात आती है स्ट्रक्चर जो इस अप्रोच की, कि यहां पर किस बात पर जोर दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर पर ही जोर दिया जाएगा। मैंने बोल दिया कि यहां पर तो मास्टरी स्ट्रक्चर में ही हासिल करनी है, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ड्रिल की, अब बच्चों को ड्रिल प्रोवाइड करनी है, किस चीज की, स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की ड्रिल देनी है, कब तक देनी है, जब तक वो बिना सोचे समझे, कहने का मतलब माइंड का यूज ज्यादा न करें, मतलब आप जैसे हिंदी बोल रहे हो उस तरह से बोलने लग जाएं, ठीक है ना, उस तरह से। अगर आप हम बात करें उसके बाद, तो इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं चीजें, पहले सिलेक्शन और फिर ग्रेडेशंस, ठीक है। पहले चीजों को सिलेक्ट करो, फिर उसके अकॉर्डिंग बांट के उनको, और स्ट्रक्चर की जो होनी चाहिए, स्ट्रक्चर की ध्यान रखिए, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से होंगी ये। तो स्ट्रक्चर बनाने हमें, लेकिन नॉर्मल से लेकर टफ की तरह चलना है, ठीक है। पहले आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, इस तरह से। उसके बाद इसमें वोकैबुलरी कितनी चाहिए, तो 3000 शब्द आपको बच्चे को याद करवाने, और उनका क्या है, रूटीन में यूज भी करवाना है, ये बात ध्यान रखें। इसमें एक हॉर्नबी नामक जो यहाँ पर हमारे क्या हैं शिक्षाविद हैं, उन्होंने बताए थे मुख्य तौर पर 275 बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे इसके अंदर, ठीक है। तब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फ्लुएंसी आएगी। अब अगर हम बात करें, एक बात तो आपको ध्यान ही है कि स्ट्रक्चर पर ही सबसे ज्यादा क्या है, जोर देना है। न कि अब आप सोचोगे 3000 शब्द है तो वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी पर कोई जोर नहीं देना, लेकिन 3000 शब्द आपको यूज करने हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच, तो देखिए बच्चों को क्या करना है, इनेबल करना है कि इसमें वोकैबुलरी में कितनी वोकैबुलरी मैंने बताई दी, लगभग 3000 शब्दों की, ठीक है। और इनका यूज एक्टिव यूज करना है, ये बात मैंने बोल दी, मतलब उनको डेली रूटीन में लेके आना है। और लेके कैसे आना है ये ध्यान रखें, ये मत भूलें। हमारा जो नेचर है, लिसनिंग जो है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, उसके बेस पर ही होना है सारा काम, LSRW पर ही होना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, जिसे हम नेचुरल भी कहते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें
प्रिंसिपल्स की, इनके सिद्धांतों की, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, क्योंकि स्पीच का तो महत्व है ही है, ठीक है, स्पीच का तो क्या है, महत्व है, लेकिन इसमें अगर स्पीच का महत्व है तो सबसे पहले क्या आ गया, ओरली आ गया, यानी बोलने का ही काम चलेगा, ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक आप सीख नहीं जाते, मास्टरी हासिल नहीं करते। द स्पीच बिकम द बेसिस फॉर एक्वायरिंग, यानी ये उसका आधार बन जाएगा, बाकी चीजें जो स्किल्स एक्वायर करोगे आप, अदर स्किल्स लाइक रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये फिर आपको, ये भी आपको काम में आने लग जाएगी, आपको ये भी धीरे धीरे फिर एक्वायर कर लोगे आप। तो इसीलिए स्पीच क्या है, नेसेसरी है। ये देखो स्पीच क्या है, नेसेसरी है, स्पीच क्या है, नेसेसरी है, ये बात ध्यान रखें। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कि अगली जो पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली है वो क्या है, एबिट। एबिट क्या है, फिर भी ओरल ड्रिल की है, तो ये अलग अलग नाम मैंने दे दिया आपको, लिखे ताकि आप कंफ्यूजन न हो। सारी आदत, यानी ये हैबिट फॉर्मेशन हो गया, यानी आप डेली दोहराओगे कोई चीज तभी तो आपके वो चीजें सामान्य होंगी कि नहीं होंगी, तो इसीलिए, और हैबिट होगी तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हैबिट बनती है, और यही जो मेथड बन गया वो किस थ्योरी पर आधारित हो गया, ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए ये लिखना जरूरी था। व्यवहारवाद के सिद्धांत की अप्रोच को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि व्यवहार हो गया, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आदत बना ली, आदत बना ली तो व्यवहार बन गया वो आपका। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट थर्ड नंबर पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये तीसरे नंबर की जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस बारे में है, तो ये देखते हैं। स्टूडेंट को क्या करनी है, खुद ही मेहनत करनी है, ओन एक्टिविटी आर इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा खुद ज्यादा मेहनत करेगा रादर देन अदर टीचर। मान लीजिए दूसरे टीचर के मुकाबले क्या है, जो स्टूडेंट है वो खुद मेहनत करेगा, टीचर नहीं करेगा इसमें ज्यादा। अगर बात करें चौथे पॉइंट की, द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर टू बी टॉट, यानी अब क्या है, स्ट्रक्चर तो पढ़ाया ही जाना है, और लेकिन वो पढ़ाया किसके बेस पर जाना है वो तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे की एबिलिटी के अनुसार। ये नहीं है आप सबको टफ शुरू में टफ देने लगे, तो बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता वो देखना है आपको, फिर उसी के अकॉर्डिंग चीजें अलॉट करनी है उनको। क्या करनी है, अलॉट करनी है, एलोकेशन ऑफ टाइम एंड द, और क्या करना है, उसको अवेलेबल करवाना है, जो इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट के जो वहां पर आपके पास होंगे उन चीजों को आपको प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है। ये बातें समय सारी चीजें ध्यान रखनी है बच्चे से रिलेटेड। द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, शुड बी बोरन इन माइंड, यानी सारी की सारी चीजें माइंड में डेवलप होनी चाहिए वाहिल सिलेक्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये बात ध्यान रखें, स्ट्रक्चर जब आप चूज करें तो ये चीजें आपके सारे माइंड में होनी चाहिए कि बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता, आपको कितना टाइम चाहिए, सब चीजें आपके पास कितने इक्विपमेंट है, ये सारी बातें, इसी को कहते हैं सिलेक्शन। तो चीजों को सिलेक्ट कैसे करोगे, बच्चे को देखे आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या है, आपके पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर ग्रेड करना है उनको सेट करना है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, फिर तो इसको ग्रेडेशन कह देंगे। वाइल सिलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर्स वी शुड अडॉप्ट, क्या करना चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी भी अपनानी है, यूटिलिटी और फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान रखें। द स्ट्रक्चर शुड बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, और सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो मेथड है तो इसका मतलब है पहली चीज तो स्ट्रक्चर का हर जगह नाम पहले स्ट्रक्चर का ही आएगा, और इसी को फिर क्या हो जाएगी, ये चीज हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगी, इसीलिए इसको कह दिया हमने यूजफुलनेस। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट बी नंबर, तो सम स्ट्रक्चर आर प्रोडक्टिव, यानी कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोडक्टिव होते हैं, यानी पहले से ही, लेकिन उसके बाद क्या है, हम नई चीजें बना लेते हैं, नए सेंटेंस बना लेते हैं। अब आप इस पर देखो, मिस्टर राहुल इज हेयर, मान लीजिए ये प्रोडक्टिव है क्योंकि ये पहले से ही लिख दिया किसी ने, लेकिन अब आप बच्चों से कहोगे बेटा दूसरा एक स्ट्रक्चर और बना के दिखाओ, तो आप क्या कह सकते हो इस तरह से, हेयर इज मिस्टर सोहन या हेयर इज मिस्टर राहुल भी लिख सकते थे हम, तो ये हो गया कि नहीं, उल्टा हो गया। तो इसलिए पहले वाला क्या था, ये वाला तो प्रोडक्टिव था, और यहां पर हमने क्या कर लिया, यानी ये कर लिया बिल्ट कर लिया, क्या कर लिया हमने, बिल्ट कर लिया, बना लिया हमने खुद ही। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिख रखा है, फर्स्ट वन ये तो मैंने बता ही दिया, खैर उसमें एक और उदाहरण भी दे रखा है मैंने, देखो शी इज देयर और ही इज देयर, तो ये इस तरह से मैंने एक और उदाहरण दे दिया कि वो पहले वाला ही है। अगर सी नंबर की बात करें, सिंपलिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, सिंपलिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड किस पर करती है, वो फॉर्म और मीनिंग पर, फॉर्म एंड ऑन द फॉर्म एंड मीनिंग, ये बात ध्यान रखें, क्या है स्ट्रक्चर की जो सिंपलिसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी,
फॉर्म पर और मीनिंग पर डिपेंड करेगी। अब सर फॉर्म और मीनिंग पर कैसे डिपेंड करेगी, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये बताओ बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है कि नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है। लेकिन अब आगे देखो, ये स्ट्रक्चर तो इजी सा ही हो गया, फॉर्म और मीनिंग भी इसके आसान है। नहीं है क्या, क्रिकेट सब जानते हैं, प्ले का मतलब सब बच्चे जानते हैं, मतलब लगभग ही आता है बच्चों को। लेकिन मैं कह दूं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये 2 क्लास दे दिए मैंने, यहां पर एडवर्ब क्लास दे रखा है, तो ये इतना लंबा बच्चे कहां से ग्रैब करेंगे चीजों को, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, बच्चों को स्ट्रक्चरल जो मेथड पढ़ा रहे हो तो कि आपको बिल्कुल इजी से इजी चीजें यूज करनी है, यानी इसी को कहते हैं हम सिंपलिसिटी होनी चाहिए। अब आती है टीचिंग एबिलिटी की बात। क्या आती है, अब टीचिंग एबिलिटी की बात आती है। तो कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं जो इजीली पढ़ाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं, ये तो सिखा दोगे, इजीली सिखा दोगे। लेकिन कुछ एक क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिसको हम संकेत के माध्यम से पढ़ाते हैं, रियल, जैसे रियल कोई सिचुएशन है उस तरह से, ठीक है ना। जैसे कि अब आगे नीचे हम आपको उदाहरणों के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप लिख लिख के भी बता सकते हो। आई प्लेड एट 5 यस्टरडे, तो मैं खेला था, कब खेला था, 5 बजे खेला था। अब देखो, अब आपने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, इस तरह से कह रहा हूं, आई प्लेड एट 5 द डे बिफोर यस्टरडे। इस तरह से आप नई नई चीजें इसके अंदर, आई विल प्ले एट 5 टुमारो, आई प्ले एट 5 एवरी डे। तो मतलब इसी एक प्ले वर्ब के ऊपर आपने 3 से 4 सेंटेंस बना दिए, और यही कारण है आपकी एबिलिटी यहां पर उजागर होगी कि बच्चे को चीजें ज्यादा चेंज नहीं करनी है, क्योंकि फिर वो दिमाग घूम जाएगा। और आपको क्या करना है, माइंड वैसे जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं सेम उसी वे में रखना है। तो इसीलिए टीचिंग एबिलिटी आपको देखो मोर इजीली देन, यहां पर लिख रखा है, ध्यान से देख लेना, इजीली देन अदर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैन बी टॉट मोर इजीली देन अदर, बाकी के मुकाबले बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की। तो ये क्या है, आपको डिफिकल्टी का लेवल देख के उसके अकॉर्डिंग ग्रेड करना है, यानी स्ट्रक्चर आर टू बी ग्रेडेड इन द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि पहले आसान, फिर मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर जैसे हम गेम खेलते हैं जब आती है ना वो स्टेज सी, उस तरह से, तो वो ग्रेड किए होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर शुड बी प्रीसीड द मोर डिफिकल्ट वंस, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब जैसे मैंने बता दिया कि आगे से आगे टफ करना है आपको, शुरुआत में टफ नहीं देना। द फॉलोइंग आर सम ऑफ पैटर्न दैट शुड बी टॉट एन अर्ली स्टेज। तो आगे देखो किस तरह से आपको ये चीजें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट, देखिए कितने तरह के सेंटेंस आपके सामने। पहले आते हैं इतने, क्योंकि 2 पार्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे। क्या होंगे, 2 पार्ट तो कम से कम होंगे। जैसे ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, क्योंकि आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो टेंस बताने वाली यानी फाइनाइट वर्ब हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना, भी मस्ट है। तो बर्ड्स फ्लाई ये 2 हो गया, ये 3 वाला फिर आप 3 बार करके सिखाओ बच्चों को, 3-3 पैटर्न के बना के सिखाओ। इसमें 4-4 शब्द दे देना, 2 ऑब्जेक्ट दे दिए और 1 वर्ब दे दी और 1 सब्जेक्ट दे दिया। इसी तरह से 5वें पार्ट में आपको क्या सिखाना है, जैसे देर का यूज सिखा दिया आपने। देर को क्या कर दिया, इसमें वाक्य देर से शुरू होंगे, ध्यान रख लेना किससे शुरू होंगे, देर से। देर आर 20 लर्नर इन दिस रूम। मेरा ये सिखाने का उद्देश्य है, न कि आपको रटवाने का, इसलिए मैंने ये लिखे, बाकी कोई जरूरी भी नहीं था, लेकिन समझाना जरूरी है। फिर वो आगे अगर पढ़ाना पड़े आपको तो क्या करोगे, प्रश्नवाचक बनाओगे। और फिर क्या करोगे, यानी छठी के बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो ध्यान रख लेना ऐसी बातों को, छठी के बच्चों में काम आएंगी आपको ये, ठीक है। क्योंकि वहां से अंग्रेजी हमारी अगर देखा जाए सही रूप से ग्रामर स्टार्ट होती है, पहले तो छोटे बच्चे होते हैं। तो आपको इस तरह से चलना है, जहां पर भी मतलब आप आजकल तो स्टार्टिंग में ही हो गया। तो ये कमांड वाले वाक्य, क्वेश्चन वाले और देर वाले, ये 3 अलग हैं, पहले याद रख सकते हो, 2, 3 और 4, ठीक है। अब बात करें हैं अब नेक्स्ट चीज की, वो क्या है, बेनिफिट क्या है इस अप्रोच के, हमारे इस अप्रोच के फायदे क्या होंगे। तो देखो बच्चों को ये मदद करेगी फ्लुएंसी लाने में, ठीक है। क्या है, जब वो अंग्रेजी बोलेंगे तो फ्लुएंसी आएगी, वो तेजी से बोल सकेंगे। और अलग कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम साउंड, और इसको लैंग्वेज को अलग भी नहीं किया जा सकता साउंड से, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, इसमें बच्चे एक्टिव रहेंगे, क्योंकि अगर खुद बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो एक्टिव शो होंगे ना। तो इसमें ध्यान रखें बच्चे भी एक्टिवनेस होनी चाहिए। और हमने पहले भी बातें की थी, टीचर कम एक्टिव होता है स्ट्रक्चरल मेथड में। आफ्टर दैट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर फुली बिकॉज टीचिंग इज कंडक्टेड बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन। तो देखो क्या है, एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, यानी उसकी विषय वस्तु पर पूरा ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो कैसे, जैसे क्लासरूम का सिचुएशन कैसा है, आपको क्लासरूम भी तो देखनी है ना। कई बार होता है ना, इंग्लिश मीडियम बच्चे अलग होते हैं, हिंदी मीडियम वाले थोड़े कमजोर होते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है।
दूसरी बात, आउटसाइड द जो क्लासरूम का माहौल है वो कैसा है, डेली लाइफ सिचुएशन कैसी है, ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये तो आप पता ही है। तो अब आगे क्या है, एक्टिव वोकैबुलरी, हम पहले ही बात कराए इसके। वोकैबुलरी कितने वर्ड हमने बात की थी, 3000 की। और सिंप्लीफाई क्या करता है, ये तो बिल्कुल आसान सा है, हमने पहले ही बात करती, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये सिंपल होनी चाहिए। इट डील्स विद टीचिंग वन आइटम एट वन टाइम। ध्यान रखें, एक ही चीज पढ़ानी है एक बार में। क्या पढ़ानी है? एक ही चीज आपको एक बार में पढ़ानी है, एक ही चीज आपको एक बार में पढ़ानी है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिए, हेल्प द लर्नर टू हैव गुड प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। उसमें सॉरी माफी चाहूंगा, हेल्प करता है कि इसमें बच्चे की प्रोनाउंसिएशन में, और वही बात है ना, जो फ्लुएंसी आएगी तो प्रोनाउंसिएशन भी होगी, इसमें क्या मुश्किल है। Whenever a student mispronounce, तो फिर आपको क्या करना है, बाई एंड टीचर को बताना है, बेटा तुमने गलती कर दी। क्या कर दी? तुमने गलती कर दी, ये बात टीचर को बतानी है उसको। अगर हम बात करें अगली बात पर, तो इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या चीज है, नेचुरल वे, यानी LSRW वे, बिकॉज द स्टूडेंट फॉलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गेटिंग मास्टरी ओवर द स्किल। तो LSRW ये है हमारा, उसके ऊपर चलते रहना है, ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये फायदे में आ गया तो दोबारा लिखना भी जरूरी था। आप नोट्स भी बना सकते हो, एक रिवीजन भी होता है। उसके बाद हम ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज गिवन, यानी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इस मेथड में प्रैक्टिस देनी है आपको। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेक्स द लर्निंग प्रोसेस फुल प्रोसेसडल एंड मैकेनिकल। तो ये भी ध्यान रखें, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं तो हो सकता है बच्चे के लिए ये माना जा रहा है कि डल भी होती है लेकिन मैकेनिकल भी साथ में होती है। तो ये सब दोनों याद रखें। कई बार हम क्या होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो सीख जाएगा, उसमें तो उत्साह होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, बच्चे को ये सुस्ता की तरफ ले जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आदमी थकावट महसूस करता है ना, तो इसलिए डल और मैकेनिकल होती है ये। आफ्टर बात क्या है कि स्किल के लिए आपको क्या है, लिमिट क्या चाहिए, कि एक टैलेंटेड और स्किलफुल टीचर चाहिए, जो कि आज के समय में क्या है, थोड़ा सा डर्थ है, क्योंकि मिलते नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इट्स डिफिकल्टी टू बी प्रैक्टिसाइज्ड इन एन ओवर क्राउडेड क्लास। इसका मुश्किल काम ये है कि बड़ी आजकल बच्चे बहुत होते हैं क्लासों में, तो इसलिए इसको करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑल द टेक्स्ट बुक्स आर नॉट फाउंड, अच्छी बुकें नहीं मिलती इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसलिए ये कहीं ना कहीं आगे चल के ये कमजोर भी बना। और हमने देखा कि उसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड आया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।